विकास जी, सतीश या निखिल किसी ने भी रितेश जी और कोकला जी के बारे में बात नहीं की, क्योंकि वो घर में किसी को भी उनके बारे में बताना नहीं चाहते थे। गायत्री जी पहले ही उनसे मिल चुकी थी और सबको यही लगता था कि वह चांदनी की फैमिली का हिस्सा है, लेकिन उनके असली इरादों के बारे में कोई नहीं जानता था, सिवाय विवेक और निखिल के। लेकिन आज उनकी सच्चाई सबके सामने आ गई। खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में चले गए। निखिल भी घर वापस जाने लगा तो सतीश ने कहा, इस वक्त कहाँ जा रहे हो? यहीं रुक जाओ। भाई, माही किसी काम से शहर से बाहर गई है और कल सुबह जल्दी उसकी फ्लाइट है। और वैसे भी मुझे विवेक से काम था, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैं किसी और दिन मिलूंगा। निखिल ने कहा तो सतीश ने भी हाँ में सिर हिलाया। विकास जी ने डिनर के समय सतीश की बेचैनी भांप ली थी, इसलिए वो हॉल में ही रुके रहे और सबके चले जाने के बाद सतीश के साथ स्टडी में आ गए। स्टडी में विकास जी ने छूटते ही कहा, क्या कोई बात है? डैड, मुझे समझ नहीं आया ये सब किसने किया और क्यों किया। और उस समय वीडियो में जो आदमी था, क्या यह उसी का काम था? और ऐसा लगा जैसे मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। सतीश के इतने सारे सवालों से विकास जी एक पल सोच में पड़ गए कि वो क्या और कैसे जवाब दें। विकास जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बस इतना जान लो, वो कोई ऐसा है जो कभी हमारी कंपनी से जुड़ा था, हमारा बिजनेस पार्टनर था। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ बदल गया। ये बोलते हुए उनके चेहरे पर एक उदासी आ गई थी। विकास जी की बातों से सतीश समझ तो गया कुछ ऐसा है जिसके बारे में उसे नहीं पता, और विकास जी भी इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। रंजीत को विवेक से क्या प्रॉब्लम है, उसने मन में सोचा, लेकिन विकास जी से कुछ नहीं पूछा। फिर कुछ देर में वो दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। दूसरी तरफ जयपुर के उसी घर में घर का माहौल कुछ ठीक नहीं है। कॉन्फ्रेंस में जो हुआ उसकी वजह से रितेश जी और कोकला जी का पारा चढ़ा हुआ है। उनके सामने वही अनजान शख्स रंजीत, जिसका जिक्र विकास जी ने भी सतीश से किया था, बैठा हुआ है। और हमेशा की तरह कोकला जी नाराज होकर अपनी कुर्सी पर बैठी हैं। आपकी वजह से ये सब हुआ, कोकला जी ने गुस्से से कहा। उनकी आवाज में कड़वाहट साफ झलक रही थी। तभी रितेश जी ने भी नाराज होते हुए कहा, हम यहाँ जैसे थे ठीक थे, लेकिन आपकी बातों में आकर हमने एक बार फिर उस विवेक से दुश्मनी मोल ली, और इस बार वो हमें माफ नहीं करेगा। उनके शब्दों में डर और चिंता के गहरे भाव थे। कोकला जी ने फिर कहा, अगर हमें कुछ हुआ तो हमारी बेटियों का क्या होगा? उनकी बातों में उनके परिवार के लिए फिक्र थी। वो जानती थी कि विवेक कोई मामूली इंसान नहीं है, और उसकी आंखों में वो आग देख चुकी थी जो अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गई थी। सामने बैठे रंजीत जी ने गुस्से से कहा, उस जरा सी प्रॉपर्टी के लिए तुम दोनों को इतना बुरा लग रहा है? सोचो, मैंने तो मेरा कोई अपना खोया है। तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है मुझ पर क्या बीती होगी। इतना कहकर वो तेजी से वहां से चले गए और रितेश जी और कोकला जी बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। इधर विवेक और चांदनी अभी तक एक दूसरे की बाहों से लिपटे हुए थे। तभी चांदनी ने कहा, क्या हम घर चलें? विवेक ने पूछा, क्या तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा तो है, लेकिन चांदनी ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो भूख से परेशान थी। विवेक उठा, फिर उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोला, चलो, लेकिन कहाँ? चांदनी ने हैरानी से पूछा। पर विवेक ने कोई जवाब नहीं दिया। वो दोनों कुछ दूर चले और सामने एक छोटी सी लकड़ी की हट दिखाई दी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। उस जगह को देखते ही चांदनी बहुत खुश हुई। वो कुछ कहती कि विवेक ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? चांदनी ने पूछा तो विवेक ने जवाब दिया, कार से कुछ सामान लाने। ये कहकर वो चला गया। जैसे ही चांदनी अंदर गई, उसने देखा कि वो छोटा सा घर कितना प्यारा था। वहाँ सब जगह पीली रोशनी जल रही थी और दरवाजे पर लगी विंडो चाइम हवा की वजह से हिल रही थी, जो एक सुंदर धुन बजा रही थी। उसने थोड़ा अंदर की तरफ देखा, जहाँ टेबल और चेयर रखे थे। उस जगह की खूबसूरती देख चांदनी की आंखें चमकने लगी थी। तभी विवेक के कदमों की आहट सुनाई दी। वो पलटी और मुस्कुराते हुए बोली, ये सब कितना सुंदर है, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। उसकी बात पर विवेक मुस्कुराया और उसने टेबल पर एक बड़ा सा टिफिन बॉक्स रखा। ये सब कहाँ से आया? क्या आपने पहले से ये सब इंतजाम किया था? चांदी ने हैरानी से कहा तो विवेक ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा हस्बैंड कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, याद रखना। मुझे पता है आप सबसे अच्छे हैं। चांदनी मुस्कुराते हुए बोली। फिर उसने जल्दी से प्लेट में खाना लगाकर विवेक की ओर बढ़ाया। खुद भी खाना लगाने लगी, लेकिन उसे बहुत भूख लगी थी। विवेक ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, हम एक ही प्लेट में ही खाएंगे। उसकी बात पर चांदनी मुस्कुराई
और खाने की एक बाइट लेने ही वाली थी कि विवेक फिर बोला, मुझे खिलाओ। हाँ क्या? चांदनी ने हैरानी से पूछा तो विवेक ने खाने की तरफ इशारा किया। उसने विवेक को अपने हाथ से खाना खिलाया। तब चांदनी की बारी आई तो विवेक ने शरारत से खुद ही खा लिया, जैसे उसने पहले भी किया था। चांदनी नाराजगी से बोली, आप हमेशा यही करते हैं। एक तो मुझे बहुत भूख लगी है और आप हैं कि चिढ़ा रहे हैं। विवेक ने हंसते हुए कहा, ओके बाबा, अब नहीं करूँगा। और उसने चांदनी को प्यार से खाना खिलाया। वो खुशी खुशी खाना खा रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो, और विवेक उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था। दोनों ने ऐसे ही मस्ती और हंसी खुशी के साथ खाना खाया। कुछ देर बाद चांदनी उठकर बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी हो गई। ठंडी हवाएं उसके चेहरे को हल्के से छू रही थीं और उसके लंबे बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। चांद की हल्की रोशनी और रात की खामोशी ने जैसे कोई प्यारा सा संगीत बना दिया था, जो उस माहौल को और भी खुशनुमा बना रहे थे। चांदनी ने खुद को गले लगाया और आंखें बंद करते हुए मुस्कुरा दी, मानो इस पल को हमेशा के लिए जी लेना चाहती हो। तभी विवेक ने धीरे से आकर उसे पीछे से गले लगा लिया। उसकी गर्माहट से चांदनी का शरीर एक पल के लिए फ्रीज हो गया। ये मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात है, चांदनी ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तो क्यों ना इसे और भी खास बना दिया जाए, विवेक ने शरारत से कहा और धीरे से चांदनी की गर्दन पर एक सॉफ्ट किस किया। चांदनी की तो एक पल को सांसें ही थम गईं। विवेक ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, ना जाने कब तुमसे इतना प्यार हो गया, शायद मैं भी नहीं जानता। उसकी आंखों में चांदनी अपने लिए बेइंतहा प्यार देख रही थी। चांदनी ने विवेक की आंखों में देखते हुए कहा, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है। आपने मुझे वो प्यार दिया जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। चांदनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। यह देखकर विवेक ने तुरंत उसकी आंखों को किस किया और कहा, ये आंखें मेरे लिए बहुत खास हैं, इन्हें कभी भी हर्ट मत करना, वरना। चांदनी खुशी से मुस्कुराई और बोली, वरना क्या करेंगे आप? उसकी आवाज में थोड़ी शरारत थी, जो विवेक भी समझ गया। विवेक मुस्कुराया और बोला, अभी बताता हूँ। और उसने धीरे से चांदनी के होंठों को अपने होंठों से मिला दिया। न जाने रात के किस पैर तक उनके बीच मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे, जैसे यह रात कभी खत्म ही ना हो। बाहर चांद की रोशनी कमरे में झांक रही थी और रात की ठंडी हवा उनके प्यार में एक मीठी सरसराहट भर रही थी। चारों ओर का सन्नाटा और जुगनुओं की हल्की चमक इस पल को और भी खास बना रही थी। अगले दिन आहूजा मिला। रोज की तरह आज भी डाइनिंग टेबल पर हंसी खुशी का माहौल था। बस विवेक और चांदनी की कमी थी, लेकिन सब जानते थे वो दोनों अपना कुछ टाइम साथ बिताना चाहते हैं। और सच कहें तो सब उनके लिए खुश भी हैं। विकास जी कल से ही बहुत खुश थे, जब चांदनी ने विवेक के खिलाफ हो रही सभी अफवाहों को गलत साबित किया। माधुरी खुश है क्योंकि उसकी भोली देवरानी प्यार की राहों में है। गायत्री जी वो तो बस अपने बेटे और बहू को साथ देकर ही खुश है। सतीश के मन में अभी भी कुछ सवाल हैं, लेकिन वो समझ रहा है वक्त आने पर विकास जी शायद उसे सब बता दें। और बचा बयान तो उसे माही या फिर अपने फ्रेंड्स के अलावा और कोई काम नहीं है। वैसे आजकल बयान अपनी स्टडीज को लेकर भी काफ़ी सीरियस है। नाश्ते के बाद विकास जी और सतीश ऑफिस चले गए तो माधुरी बिहान हॉल में है और उनके साथ आज गायत्री जी भी वहीं बैठी हैं। माधुरी का उदास चेहरा देख बिहान मस्ती से बोला, भाभी लगता है आप अपनी भोली देवरानी को मिस कर रही हो। हाँ कर तो रही हूँ, माधुरी ने मुंह बनाते हुए कहा। तो गायत्री जी बोली, वो आते होंगे, फिर जितना मन करे अपनी देवरानी से गप्पे मारते रहना। अब वो थोड़ा हंसने लगी। उनकी बात पर माधुरी और बिहान भी हंसने लगे। दूसरी तरफ चांदनी की नींद खुली और उसने अंगड़ाई लेते हुए उठने की कोशिश की। तभी उसे अपने शरीर में हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने अपने आप को ब्लैंकेट से ढकते हुए बगल में देखा। विवेक वहां नहीं था। ये कहाँ गए? उसने मन में कहा और इधर उधर नजर घुमाई तो देखा विवेक बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था। विवेक फोन बंद करके जैसे ही अंदर आया, उसकी नज़र चांदनी पर पड़ी। उसे जगा हुआ देखकर वो उसके पास आकर बैठ गया। गुड मॉर्निंग, विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और प्यार से चांदनी के बिखरे बालों को ठीक करने लगा। विवेक शर्टलेस था, जिसे देखकर चांदनी हल्के से शर्माई और धीमे स्वर में बोली, गुड मॉर्निंग। विवेक ने उसके होठों को अपने होठों से चूम लिया। चांदनी ने हल्का सा उसे धक्का देते हुए हंसते हुए कहा, हटिए, सुबह सुबह यह सब कौन करता है? यह हमारा मॉर्निंग रोमांस है बेबी।
विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा, और फिर उसके चेहरे को देखकर थोड़ी गहरी सोच में डूब गया। वैसे एक काम रह गया है, विवेक ने कहा, और अब उसकी आंखों में शरारत थी। कौन सा काम? चांदी ने मासूमियत से पूछा। विवेक ने धीरे से उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, प्यार की निशानी वाला। उसकी बात सुनते ही चांदनी की आंखें बड़ी हो गईं और उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। जान, अगर बेबी चाहिए तो हमें करीब आना पड़ेगा। विवेक तो बस उसे चिढ़ा रहा था, लेकिन चांदनी, उसका तो चेहरा ही उतर गया यह सोचकर कि उसे फिर से विवेक के करीब आना होगा, क्योंकि वो ही जानती है कल उसे कितनी तकलीफ हुई थी। चांदनी ने शर्माकर विवेक के सीने में अपना सिर छिपा लिया। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में रहे। फिर विवेक ने कहा, चलो अब जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें घर भी जाना है और फिर मुझे ऑफिस। चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया और विवेक ने उसका ब्लैंकेट ठीक किया। फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम तक लेकर गया और एक बैग बाथरूम के पास रख दिया जिसमें उसके लिए कपड़े थे। कुछ देर में विवेक भी फ्रेश हुआ और फिर दोनों बिला के लिए निकल गए। जाते वक्त चांदनी थोड़ी उदास थी, क्योंकि सच कहें तो उसका यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और उस हट की ओर देखते हुए कहा, यह जगह बहुत प्यारी थी, क्या हम फिर कभी यहाँ आएंगे? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, जब तुम चाहोगी हम यहाँ फिर आएंगे। उसकी बात पर चांदनी की आंखें चमकने लगीं। आहूजा इंडस्ट्रीज। विकास जी के केबिन में एक अनजान शख्स केबिन में चक्कर काटते हुए गुस्से से बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसकी मुट्ठी बार बार कस के बंद हो रही थी, जैसे वह खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। तभी विकास जी अपनी केबिन में आए। अपने सामने खड़े शख्स को देखकर उनका चेहरा गंभीर हो आया। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पहले से पता था वो इस शख्स से मिलने वाले थे। रंजीत, विकास जी की आवाज़ में गहरी सख्ती थी। ये सब क्यों किया? तुम्हारी बेटी की गलती का बदला तुम सालों बाद विवेक से क्यों लेना चाहते हो? रंजीत की आंखों में गुस्से की आग और भी भड़क उठी। उसने तीखी आवाज में जवाब दिया, गलती? तुम इसे मेरी बेटी की गलती कहते हो विकास? विकास जी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और गुस्से में कहा, और इसे और क्या कहूँ? जिस वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया, क्या उसे इस बारे में पता था? विवेक को दोषी ठहराकर तुम अपनी बेटी की गलती को नहीं छिपा सकते। ये बदला तुम्हें और भी तकलीफ देगा। विकास जी की आवाज़ भले ही सख्त थी, लेकिन वो रंजीत जी को समझाना चाहते थे। लेकिन उनकी सभी कोशिशें बेकार थीं, क्योंकि रंजीत जी इस वक्त कुछ भी समझना नहीं चाहते थे। रंजीत जी गुस्से से बोले, तुम मेरी तकलीफ को कभी नहीं समझोगे विकास। मेरे लिए उसी वक्त सब कुछ खत्म हो चुका था। रंजीत जी के चेहरे पर दर्द और गुस्से का एक भाव आ गया था। उन्होंने कहा, तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को ठुकराकर उसके दिल को नहीं तोड़ा था, बल्कि उसे मौत के कगार पर धकेल दिया था। क्या तुम्हें पता है, उसने मेरे सामने अपनी आखिरी सांस ली थी और उसका नाम लिया था विवेक। विकास जी ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उनकी आंखों में अफसोस तो दिल में दर्द का भाव आ गया था, जैसे उन्हें कोई दर्दनाक घटना याद आ गई हो। उन्होंने अफसोस भरे शब्दों से कहा, तुम्हारी बेटी के जाने का दुख मुझे भी है रंजीत। किस बात का अफसोस है तुम्हें विकास? मेरी जीने की वजह, मेरी हंसी की वजह, सब कुछ वही थी, और अब वो मुस्कान हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन तुम भी जानते हो, इसमें विवेक की गलती नहीं थी। उसे इसमें घसीट कर तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। विकास जी ने कहा। रंजीत जी ने गुस्से से कहा, मेरे दिल की आग कभी ठंडी नहीं होगी विकास। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें भी अपने ही दर्द में जलते देखना चाहता हूँ, जैसे मैं अपनी बेटी की याद में जल रहा हूँ। और चांदनी, वो इस आग की पहली चिंगारी है। रंजीत जी ने तीखी आवाज में कहा। चांदनी का नाम सुनकर विकास जी के चेहरे के भाव बदल गए और वो गुस्से से बोले, रंजीत, वो एक मासूम बच्ची है, उसे इन सब के बीच में मत लाओ। आखिर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? चांदनी के बाप से भी मेरा पुराना हिसाब बाकी है, लेकिन वो तो उससे पहले ही भगवान को प्यारा हो गया, जो इस दुनिया में नहीं है। उनकी मासूम बच्ची को तकलीफ देने से तुम्हारा दर्द कम होगा? आखिर इसमें उसकी क्या गलती है? विकास जी ने समझाते हुए कहा, गलती तो मेरी बेटी की भी नहीं थी विकास, लेकिन तुम्हारे बेटे की वजह से मैंने उसे खो दिया। ये कहते हुए रंजीत जी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। अगर तुमने अपनी बेटी को खोया है, तो उस बच्ची ने भी अपने माँ बाप को खोया है। शायद तुम्हें नहीं पता, उसने भी बहुत बुरा वक्त देखा है। अब उस बच्ची को जरा सी खुशी मिल रही है, तो क्या तुम उसे भी छीनना चाहते हो?
तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो रंजीत? विकास जी की बातों में चांदनी के लिए उनका प्यार साफ झलक रहा था। रंजीत जी ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हुआ विकास, तुम्हारी इन बेतुकी बातों से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। विवेक ने जो किया है उसका अंजाम भुगतना होगा। इतना बोलकर वो केबिन का दरवाजा जोर से पटकते हुए बाहर निकल गए। उनके जाते ही विकास जी के चेहरे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। रंजीत जी कभी विकास जी के बिजनेस पार्टनर में से एक थे। उनकी बेटी दीप्ति विवेक से एक तरफा प्यार करती थी, लेकिन विवेक को अपनी स्टडीज या फिर बिजनेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। एक कारण यह भी था कि विवेक को प्यार में विश्वास ही नहीं था। जब विवेक अपनी पढ़ाई के लिए विदेश गया तो दीप्ति इस दूरी को सहन नहीं कर पाई। उसे लगा जैसे उसका प्यार उससे बहुत दूर चला गया है, और इस दर्द को सहते हुए उसने अपनी जान ले ली। रंजीत जी आज भी यही मानते हैं कि उनकी बेटी की मौत के लिए विवेक जिम्मेदार है, लेकिन सच तो यह है कि विवेक की इसमें कोई गलती नहीं थी। विवेक दीप्ति से शायद कभी किसी पार्टी में मिला था। उसे ना तो उसकी शक्ल ठीक से याद थी और ना ही उसकी फीलिंग्स का पता था। वो तो रंजीत जी से भी पहले कभी नहीं मिला था और ना ही जानता था वो कौन है। कॉन्फ्रेंस वाले दिन जब उस मीडिया में विवेक ने रंजीत जी को देखा तो उसने यही समझा कि वह कोई कोकिला और रितेश जी का जानकार होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि और कोई नहीं, दीप्ति के पापा हैं जिन्हें विकास जी जानते थे। मीडिया में जो आर्टिकल सामने आया था उसकी जानकारी भी रंजीत जी ने ही भेजी थी। जब उन्होंने अवार्ड फंक्शन में विवेक और चांदनी को साथ देखा, तभी उन्होंने इस पूरे खेल की योजना बनाई थी। अपने उसी खेल को रंजीत जी ने आज कोकिला और रितेश जी के साथ मिलकर अंजाम देना चाहा, लेकिन चांदनी की सच्चाई और साफ दिल ने कहानी को ही बदल दिया। विकास जी ने एक गहरी सांस ली। उन्हें अपने परिवार के लिए, खासकर विवेक और चांदनी को लेकर चिंता हो रही थी। जैसा रंजीत जी ने कहा, विकास जी को डर था वो अपने बदले की आग में जलकर कोई गलत कदम ना उठा ले। अहूजा मिला। दिन के वक्त तक विवेक चांदनी दोनों घर वापस आ गए। चांदनी झट से कार से उतरी और घर के अंदर जाने लगी। वो कुछ कदम ही चली थी कि विवेक ने उसे आवाज दी। यहाँ आते ही मुझे भूल गई, विवेक ने कहा तो चांदनी हिचकते हुए बोली, नहीं, मुझे लगा आपको लेट हो रहा है इसलिए मैं जा रही थी। विवेक मुस्कुराया और उसे उंगली से इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। हाँ कहिए, चांदी ने विवेक के पास आकर कहा। तो उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें नहीं पता हस्बैंड को बाय कैसे बोला जाता है? चांदी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर कहा, बाय। उसकी इस हरकत पर विवेक ने अपना सिर पकड़ लिया और नामे सिर हिलाया। उसने तुरंत कार स्टार्ट की और चला गया। बेचारी चांदनी अपने कंधे उचकाते हुए खुद से बोली, अब इन्हें क्या हुआ? विवेक के बारे में सोचते हुए वो अंदर आ गई। हॉल में कोई नहीं था तो वो माधुरी के कमरे में चली गई। भाभी, चांदनी ने माधुरी को आवाज दी। माधुरी काव्यांश को सुला रही थी तो उसने चांदनी को मुंह पर उंगली रखते हुए शांत रहने का इशारा किया। चांदनी चुपचाप सोफे पर बैठ गई और अपने लड्डू के सोने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद जब काव्यांश सो गया तो माधुरी झट से चांदनी के पास आई और कुछ बोलती कि चांदनी उसे गले लगाते हुए बोली, कैसी हो आप? पता है मैंने आपको कितना मिस किया। माधुरी चांदनी से थोड़ा दूर हटी और उसे छेड़ते हुए बोली, रहने दो, देख रही हूँ आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मनमानी करने लगी हो। न तुम्हें मेरी याद आती है न लड्डू की। उसकी बात सुनकर चांदनी मुस्कुराते हुए बोली, भाभी आप ही तो कहती हैं आपके देवर जी की शिकायतें दूर करने को। ओहो, तो ये बात थी। माधुरी ने एक शरारत भरी मुस्कान से कहा और चांदनी शर्माते हुए सिर हिलाने लगी। चलो बढ़िया है, इसका मतलब लड्डू के भाई बहन जल्दी ही आ जाएंगे। माधुरी की बात सुनकर चांदनी ने अपना मुंह अपने हाथों में छुपा लिया। उसे इस तरह शर्माते देख माधुरी हंसने लगी तो चांदनी भी मुस्कुरा दी। वह दोनों कुछ देर यूं ही बातें करती रहीं। फिर चांदनी अपने कमरे में वापस चली गई। चांदनी कमरे में जाते ही बेड पर पैर फैलाकर लेट गई और एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद की। फिर उसने विवेक के बारे में सोचने लगी। आहूजा इंडस्ट्रीज। विवेक ऑफिस पहुंचा और सीधे विकास जी के केबिन आया, क्योंकि उन्होंने विवेक को अपने पास आने को कहा था। विवेक जैसे ही केबिन पहुंचा तो विकास जी कुछ परेशान से थे। उन्हें देखते ही वो समझ गया ऐसा कुछ है जिसके बारे में वो नहीं जानता। बैठो। विकास जी ने विवेक को बैठने का इशारा किया, लेकिन विवेक ने बिना कोई समय कमाए सीधे पूछा, बात क्या है डैड? विकास जी ने एक गहरी सांस ली और अपना गला साफ किया और फिर बोले, बेटा तुम्हें दीप्ति याद है?
विवेक ने कंफ्यूज होकर कहा, हु इज सी? उसकी बात पर विकास जी ने धीरे से कहा, हमारे पुराने बिजनेस पार्टनर रंजीत की बेटी। विवेक ने सीधे नामे से रिलाते हुए कहा, आई डोंट नो डैड, लेकिन हुआ क्या है? मैगजीन में जो खबर छपी थी वो रंजीत ने ही दी थी। विकास जी ने गहरी आवाज में कहा, व्हाट? विवेक यह सुनकर काफी हैरान था, लेकिन उन्होंने यह सब क्यों किया और चांदनी की प्रॉपर्टी के बारे में उन्हें कैसे पता चला? उनका इससे क्या लेना देना है? विकास जी ने शांत भाव से समझाया, बेटा दीप्ति रंजीत की बेटी थी और उसने। विकास जी एक पल के लिए रुके, उनकी आंखों में दुख झलक रहा था। फिर उन्होंने भारी मन से कहा, दीप्ति ने अपनी जान ले ली तुम्हारी वजह से। यह सुनकर विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा हक्का बक्का रह गया। वाट, मेरी वजह से? विवेक ने चौंकते हुए कहा। विकास जी ने दुखी होकर कहा, हाँ बेटा, वो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन जब तुम अपनी स्टडीज के लिए बाहर गए थे तो वो ये दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने ये कदम उठा लिया। विवेक अब भी शौक में था। वो कुछ कहता कि विकास जी फिर बोले, तुम्हारे जाने के कुछ दिन बाद ही मुझे इस बारे में पता चला। बट डैड, कॉलेज में ये सब होता रहता है, मैंने कभी किसी को सीरियसली नहीं लिया, बिकॉज मुझे इन सब में पढ़ना ही नहीं था और सब ये बात जानते भी थे। फिर अचानक विवेक को कुछ याद आया और उसने धीरे से कहा, कहीं ये वही लड़की तो नहीं जो कॉलेज पार्टी के दिन? उसकी आंखों के सामने कुछ धुंधली यादें आने लगीं। विकास जी ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या उसने तुम्हें कभी अपने दिल की बात बताई थी? ये सुनकर विवेक किसी सोच में डूब गया, जैसे वो उस समय को फिर से जीने की कोशिश कर रहा हो। फ्लैशबैक। कॉलेज का एक आखिरी दिन था। विवेक अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में व्यस्त था। चारों ओर रौनक थी और विवेक को लड़कियों की अटेंशन की आदत हो चुकी थी। वो लड़कियों को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। वहीं एक कोने में खड़ी दीप्ति लगातार उसकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ विवेक के लिए प्यार था। दीप्ति की दोस्त ने उसे धीरे से कहा, तुमने सुना, विवेक अपनी पढ़ाई के लिए अब्रॉड जा रहा है। ये सुनते ही दीप्ति के होश उड़ गए। क्या? लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। उसकी आवाज धीमी पड़ गई, मानो उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब वो क्या करे। वो बेचैनी से विवेक की ओर देखती रही, जो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में व्यस्त था। उसे जैसे किसी और बात की फिक्र ही नहीं थी। दीप्ति ने हिम्मत जुटाई और फटाफट एक पेपर पर लिखा, विवेक, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। दीप्ति। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने किसी तरह अपने दिल की बात लिख डाली। जैसे ही विवेक पार्टी से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ, दीप्ति ने उसके पास जाकर हड़बड़ाते हुए वो लेटर उसे थमा दिया। ये क्या है? विवेक ने अजीब सी नज़र से उसे देखा। आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो मैंने इसमें लिख दिया, दीप्ति ने घबराते हुए कहा और वहां से तेजी से चली गई। विवेक ने उस लेटर को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और जैसे ही उसे फेंकने वाला था, उसके एक दोस्त ने लेटर पकड़ लिया। यार, ये लड़की तुझे प्यार करती है, उसका दोस्त मजाक में बोला। दूसरा दोस्त हंसी उड़ाते हुए बोला, भाई, यहाँ कॉलेज की आधी लड़कियां इस पर फिदा हैं। एक और सही। सभी इस बात को मजाक में उड़ा रहे थे, लेकिन विवेक के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसने बेरुखी से कहा, पता नहीं इन लड़कियों को प्यार में इतना भरोसा क्यों होता है। अगले दिन विवेक अबरार चला गया, बिना ये जाने कि उसके जाने से दीप्ति का दिल टूट गया है। दीप्ति जो विवेक के प्यार में पागल थी, उस दर्द को सहन नहीं कर पाई और उसने खुद को खत्म कर लिया। फ्लैशबैक खत्म। डैड, शायद ये वही लड़की है जो कॉलेज के लास्ट डे मेरे पास एक लेटर आई थी। मुझे नहीं पता था वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी, वो भी बिना मेरी मर्जी जाने। विवेक की बात पर विकास जी बोले, रंजीत अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहता है, इसलिए वो सुबह मेरे पास आया था। क्या कहा उसने? विवेक ने गुस्से से कहा। विकास जी ने शांत होकर कहा, कुछ ऐसा जो एक बाप बोलता है। फिर एक पल रुककर बोले, बेटा, उसने अपनी इकलौती बेटी खोई है, उसकी नाराजगी जायज है, लेकिन तुम्हारी गलती नहीं है, ये भी सच है। आपको उस आदमी के साथ अगर सिंपैथी है तो आप जानिए, लेकिन मेरे खिलाफ कदम उठाने वाले को मैं सबक सिखाकर रहूंगा। विवेक की आंखों में फिर एक आग नजर आ रही थी, जो शायद विकास जी नहीं चाहते हो। विवेक, मैं जानता हूँ कि तुम सही हो, लेकिन लड़ाई से और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी खुशी और शांति खो बैठो। डैड, मैं जानता हूँ कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी वजह से न सिर्फ मेरी बल्कि चांदनी की भी जिंदगी पर असर पड़ा है। उसे भी बेवजह इस सब में घसीटा गया है और उसे बचाने के लिए जो भी करना होगा करूँगा।
इतना बोलकर विवेक वहां से चला गया। दूसरी तरफ निखिल आजकल बहुत बिजी है, क्योंकि उसका एक फैशन शो होने वाला है और वो उसी की तैयारी में लगा हुआ है। इसी वजह से वो विवेक से मिलने नहीं आ पा रहा है। एक वजह यह भी है कि वो जान रहा है विवेक और चांदनी अपना कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। निखिल ने अपने बगल में बैठे एक लड़के से कहा, लक्ष्य, हमारा मेल मॉडल फाइनल हो गया? हाँ सर, लक्ष्य ने कहा और कुछ पिक्चर्स निखिल के सामने रखी। उन पिक्चर्स को देखते ही निखिल ने हैरानी से कहा, रियान। निखिल की बात पर लक्ष्य बोला, सर, रियान का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और हमारे ज़्यादातर पार्टनर ने उसे ही रिकमेंड किया है, लेकिन वो तो यहाँ रहता भी नहीं है। फिर हमारे फ्यूचर इवेंट्स के लिए वो अवेलेबल हो पाएगा? निखिल ने सवाल किया। सर, हमारी रियान से बात हो चुकी है। उनका कहना है कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद उसे यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लक्ष्य की बात पर निखिल ने हाँ कहा, लेकिन निखिल यही सोच रहा है कि रियान के यहाँ रहने से विवेक को प्रॉब्लम ना हो। पहले तो नैना और रियान का साथ होना और अब रियान का यहीं रहना, इस बात से विवेक को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रियान आहूजा बिला में ही रहेगा। नैना के घर शाम के वक्त नैना अपने कमरे में है और जाहिर सी बात है वो रियान के बारे में सोच रही है। रियान की आंखों में अपने लिए जज्बात तो उसने देख लिए, लेकिन ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि नैना के मन में रियान के लिए फीलिंग्स कैसी है। जितना हम नैना के बारे में जानते हैं वो सुधरने वालों में से नहीं है और उसे अपने फायदे के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी इस वक्त ये समझना जरा मुश्किल है उसके मन में रियान के लिए क्या है। नैना अपने ख्यालों में थी कि तभी जानवी जी उसके पास आई और बोली, नैना, ये मैं क्या सुन रही हूँ, और तुम्हारा और रॉकी का ब्रेकअप हो गया है? हाँ मम, ये बात सच है। नैना, जानवी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम किसी भी रिलेशनशिप में सीरियस क्यों नहीं होती? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? जानवी जी की बातों में नैना के लिए फिक्र तो थी और साथ ही मन में कई सवाल भी थे। मम, रियान मुझे पसंद करता है। रियान, क्या यह वही है? जानवी जी ने सवाल किया तो नैना ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये वही है। मैं कुछ दिन पहले उससे मिली और मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो अभी भी मुझे पसंद करता है और वो मेरे साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। जानवी जी ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, तो क्या तुम भी यही चाहती हो? शायद। नैना कुछ सोचते हुए बोली तो जानवी जी उसे समझाते हुए बोली, रियान भले ही पहले तुम्हें पसंद करता है, लेकिन तुमने उसे विवेक के लिए छोड़ दिया था। वो ये बात भूला नहीं होगा। मम, मैं जानती हूँ, लेकिन रियान सब भुलाकर आगे बढ़ना चाहता है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं है, बस मुझे फिक्र है, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही विवेक और रियान के बीच डिफरेंस आए थे। तो क्या तुम फिर वही लाना चाहती हो? जानवी जी ने कहा, क्योंकि वो नैना को दोबारा विवेक से दुश्मनी मोल लेने से रोकना चाहती हैं। इस बार ये सब कैसे हैंडल करना है मुझे पता है, नैना ने कॉन्फिडेंस से कहा। तो जानवी जी ने समझाते हुए कहा, ध्यान रखना, विवेक या फिर रियान, किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा उकसाना सही नहीं है। जानवी जी की बात पर नैना सोच में पड़ गई, क्योंकि उनकी बातें थी तो सही। जहाँ तक विवेक की बात है, नैना को वो पहले ही वार्निंग दे चुका है और रियान भले ही नैना के सामने वो शांत था, लेकिन वो कितना शातिर है ये बात भी वो अच्छी तरह से जानती है। यही सब सोचते हुए नैना ने कहा, डोंट वरी मम, मैं सब संभाल लूंगी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि वो इस बारे में कितनी श्योर है। नैना की बात पर जानवी जी ने कहा, ठीक है प्रिंसेस, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चली गई। जानवी जी के जाते ही नैना की आंखों में एक शरारती चमक आ गई, जिसे देख समझ आ रहा है कि उसके मन में कुछ तो ऐसा चल रहा है कि जो उसकी माँ समझ नहीं पा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका कोई और ही प्लान हो, या फिर यह भी हो सकता है कि इस बार वो कोई चाल ना चले। लेकिन ये सब नैना और आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर उसके इरादे क्या हैं। आहूजा विला शाम के वक्त चांदनी बालकनी में मस्ती से गुनगुनाते हुए प्लांट्स को पानी दे रही है। जब से उसने विवेक का प्यार पाया है, तब से उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो खुद से ही बातें करती, मुस्कुराती और हमेशा हंसती रहती है। और हो भी क्यों ना, जिसे कभी किसी का प्यार नहीं मिला, उसे इतना अच्छा परिवार और प्यार करने वाला लाइफ पार्टनर जो मिला है। डिनर के वक्त सभी खाने के लिए आ गए, लेकिन विवेक अब तक नहीं आया था। तो चांदनी ने सतीश से पूछा, भैया ये क्या अब तक ऑफिस में है? उसे कुछ काम था इसलिए वो लेट होगा, सतीश ने जवाब दिया। तो चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया।
गायत्री जी ने चांदनी से कहा, बेटा विवेक को लेट होगा, इतनी देर भूखी क्यों रहोगी? कोई बात नहीं माँ, मैं इनका इंतजार करूंगी, वरना इन्हें अकेले खाना पड़ेगा। चांदनी की बात पर सब मुस्कुरा दिए। कुछ देर में सब खाना खा के जा चुके थे, लेकिन चांदनी वही हॉल में बैठी थी। माधुरी बिहान भी उसके साथ बैठे थे, लेकिन जब ज़्यादा देर हुई तो वो दोनों अपने अपने कमरे में चले गए। चांदनी अकेली हॉल में बैठी विवेक का इंतजार करने लगी। वहीं विवेक अभी भी ऑफिस में बैठा है और विकास जी की बातें उसके दिमाग में घूम रही हैं। जहाँ उसे रंजीत जी पर गुस्सा आ रहा है, वहीं दीप्ति के बारे में सोचकर दुख भी हो रहा है। भले ही उसे दीप्ति की शकल तक याद नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने अंदर एक दर्द महसूस कर रहा है। तभी निखिल वहाँ आया और बोला, विवेक मैंने तुझे कितने कॉल्स किए, फिर जाकर भाई से पता चला तू यहाँ है, इसलिए मैं तुझसे मिलने यहीं आ गया। लेकिन विवेक किसी गहरी सोच में था। विवेक क्या सोच रहा है? निखिल ने पूछा तो विवेक ने धीरे से कहा, क्या प्यार में लोग किसी भी हद तक गुजर जाते हैं? निखिल पहले तो शरारत से बोला, वाह तेरे और चांदनी का प्यार इतना गहरा हो चुका है। लेकिन निखिल ने देखा विवेक उसे सीरियस होकर देख रहा है, तो उसने कहा, कुछ हुआ है क्या? विवेक ने गहरी सांस ली और कहा, यू नो किसी ने मेरे लिए अपनी जान दे दी। व्हाट? निखिल ने शॉक्ड होकर कहा। तो विवेक ने बिना देरी किए उसे सब बता दिया जो विकास जी ने कहा था। इसका मतलब ये सब उसने अपनी बेटी का बदला लेने के लिए किया? निखिल ने पूछा तो विवेक परेशान होकर बोला, यार मैं उसे जानता भी नहीं था, पता नहीं उसे इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हुई। ये सब बोलते हुए विवेक के चेहरे पे थोड़ा गिल्ट या फिर यह कहे कि किसी की जान जाने का दर्द जरूर था, लेकिन वो ये भी जानता है कि उसकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसे तकलीफ हो रही थी। निखिल विवेक को रियान और नैना के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसकी हालत देख निखिल ने इस वक्त उसे कुछ भी ना बताना ही ठीक समझा, क्योंकि वो उसे और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था। विवेक घर चल, बहुत देर हो गई है, निखिल ने कहा तो विवेक ने अपनी वॉच देखी और उसकी आंखें फैल गईं। व्हाट, 1 बज गए? विवेक ने अपने माथे पर उंगलियां रगड़ते हुए बोला, क्योंकि वो जान रहा था चांदनी जरूर उसका वेट कर रही होगी। फिर दोनों ऑफिस से घर को निकल गए। देर काफ़ी हो गई थी, इसलिए निखिल भी विवेक के साथ बिला ही चला गया। विवेक और निखिल घर पहुंचे तो देखा चांदनी हॉल में बैठी बैठी सो गई थी। उसे देख विवेक ने नामे से रिलाते हुए कहा, ये आज फिर मेरा वेट कर रही थी। तुझे चांदनी को बताना तो चाहिए, लेट आने वाला है। देख इसे कैसे बिना खाए इंतजार कर रही थी। निखिल ने कहा। उसकी बात पर विवेक ने हल्का नाराज होकर कहा, मैंने इसे कितनी बार कहा है मेरा वेट ना करे, अब तेरी बहन मानती नहीं तो क्या करूं? हाँ ठीक है, अब चांदनी को उठा, मुझे बहुत भूख लगी है। निखिल की बात पर विवेक ने चांदनी को प्यार से उठाया। हे उठो, मैं घर आ गया। चांदनी ने धीरे से अपनी पलकें झपकाते हुए आंखें खोली, फिर वो विवेक को देखने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वो अभी भी नींद में ही है, और धीरे से बोली, पति देव आप कितना लेट आए, मैं कब से इंतजार कर रही थी। इतना बोलकर वो फिर से सो गई। चांदनी की बात पर विवेक और निखिल दोनों को हंसी आ गई, सबसे ज्यादा तो उसका फनी फेस। निखिल मुस्कुराते बोला, चांदनी उठो, मुझे भूख लगी है। उसकी बात पर चांदनी ने झट से आंखें खोली। अब उसकी नींद खुल चुकी थी, तो उसने अपने सामने निखिल को देखकर कहा, भाई आप भी आए हो? चांदनी जल्दी खाना लगाओ, निखिल ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा। तो चांदनी मुस्कुराते हुए जल्दी से किचन की तरफ चली गई। तेरी बात पे ये कितनी जल्दी जाग गई, और मैं तब से जगा रहा था, इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विवेक की बात पर निखिल हंसते हुए बोला, वो मेरी बहन है, कैसे नहीं मानेगी। विवेक नामे अपना से रिलाने लगा कि चांदनी तभी किचन से बाहर आई, और फिर उसने फटाफट विवेक और निखिल को खाना सर्व किया। तुम भी खाओ, विवेक ने कहा तो चांदनी ने धीरे से कहा, पहले आप खा लीजिए। फिर विवेक थोड़ा नाराज होकर बोला, फिर क्या, कितनी बार कहा है खाने के लिए वेट मत किया करो, और उसने एक निवाला चांदनी को खिला दिया। आप रहने दीजिए, मैं खुद से खा लूंगी। चांदनी ने कहा तो विवेक थोड़ा तेज बोला, ऐसा था तो पहले ही खा लेती, आपको डांट के ही खिलाना है तो रहने दीजिए। चांदनी ने मुंह बनाते हुए थोड़े गुस्से से कहा, तो विवेक समझाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब नहीं बोल रहा। निखिल जो अपने खाने में बिजी था, विवेक चांदनी की नोकझोंक सुनकर मुस्कुराने लगा। खाना खाने के बाद विवेक और चांदनी अपने कमरे में चले गए, तो निखिल गेस्ट रूम आ गया। अगले दिन चांदनी उठी तो देखा कि विवेक अभी भी गहरी नींद में सो रहा है। वह उसे डिस्टर्ब किए बिना जल्दी से फ्रेश होकर तैयार हो गई। जैसे ही उसने एक नज़र विवेक पर डाली और जाने लगी, विवेक की आवाज़ ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रही हो? इधर आओ।
विवेक की आवाज़ सुनते ही चांदनी उसके पास जाकर खड़ी हो गई। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी कि विवेक ने अचानक उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे वो सीधा उसके ऊपर आ गिरी। ये क्या कर रहे हो आप? चांदनी ने हैरानी से पूछा, लेकिन अगले ही पल विवेक ने उसे पलट दिया और उसकी सांसें थम सी गईं। क्या तुम्हें नहीं पता, सुबह उठकर अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग विश करना होता है? विवेक ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में एक शरारत छुपी थी। चांदनी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह बात आराम से भी कह सकते थे। उसकी बात पर विवेक चिढ़ाते हुए कहा, अच्छा, आराम से कहता तो तुम क्या करती? चांदनी विवेक की शरारत को समझते हुए बोली, गुड मॉर्निंग कहती, और क्या? तो कहो। विवेक की बात पर चांदनी ने मुस्कुराते हुए हल्के से कहा, गुड मॉर्निंग। विवेक ने गहरी सांस ली और उसके ऊपर से हटते हुए थोड़ा दूर जाकर लेट गया। उसकी आंखों में अब एक अजीब सी नाराजगी झलकने लगी थी। चांदनी ने पूछा, क्या हुआ आपको? तो विवेक ने बेरुखी से जवाब दिया, कुछ नहीं। जाओ, तुम्हें किचन में काम होगा ना, फिर सबके साथ बातें भी करनी होंगी। और सबसे अच्छी बात है, आज तुम्हारा भाई भी यहाँ है। इतना कहकर विवेक दूसरी ओर मुंह फेर कर लेट गया। ठीक है, जाती हूँ, चांदनी ने ठंडी आवाज में कहा और उठने लगी। अगले ही पल विवेक ने फुर्ती से पलटकर उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में कुछ अनकहा था, जिसे चांदनी अच्छी तरह समझ रही थी। विवेक ने चांदनी को अपनी ओर खींचते हुए कहा, क्या तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया? इस बात पर चांदनी ने थोड़ी मासूमियत से पूछा, क्या? चांदनी की बातों से अब विवेक की फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी, लेकिन चांदनी ये सब जानते हुए भी उसका मजा ले रही थी। ये देख विवेक नाराजगी में उससे दूर हटने लगा कि तभी चांदनी ने उसके कंधे को पकड़ लिया। चांदनी ने विवेक के गाल पर हाथ रखा और उसकी आंखों में प्यार से देखा, फिर धीरे से उसके होठों पर एक प्यारा सा किस कर दिया। विवेक ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे इस पल को पूरी तरह महसूस कर रहा हो। भले ही चांदनी को किस करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी विवेक के लिए ये पल बहुत खास था। उसने अपनी बाहों को चांदनी की कमर के चारों ओर कस लिया और उसे और डीपली किस करने लगा। 20 मिनट बाद जब विवेक थोड़ा पीछे हटा, तो चांदनी शर्माई हुई और तेज सांसें ले रही थी। उसकी पलकें झुकी हुई थीं। तुम्हें पता था ना मैं क्या चाहता था? विवेक ने हल्के से हंसते हुए पूछा, तो चांदनी ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसकी बात सुनकर तो विवेक ने फिर से उसे अपनी ओर खींचा और एक बार फिर उसके होठों को अपने होठों से मिला लिया। कुछ देर बाद सब नाश्ते के लिए आए और फिर डाइनिंग टेबल पर हंसी खुशी का माहौल है। आज तो निखिल भी है, तब तो बच्चों की मस्ती और ज़्यादा बढ़ गई। हमारी चांदनी, वो तो कहीं और ही गुम थी, क्योंकि उसे अपनी सुबह की हरकत याद आ रही थी जब उसने विवेक को किस किया था। वहीं विवेक की नजरें भी चांदनी पर ही टिकी थीं, क्योंकि उसे खुद भी चांदनी का किस करना याद आ रहा था। इन सबसे बेखबर सब अपनी मस्ती में लगे थे और नाश्ते के बाद सब अपने अपने काम को चले गए। विकास जी, सतीश और विवेक ऑफिस, तो गायत्री जी एनजीओ चली गईं। विहान भी अपने किसी फ्रेंड के घर चला गया। निखिल अभी यहीं विला में है। उसकी एक मीटिंग है, उसके लिए वो कुछ देर में निकलने वाला है, किसी अनजान जगह पर। रंजीत जी अपने कमरे में बैठे दीप्ति की तस्वीर को घूर रहे थे। उनकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिला-जुला भाव था। तस्वीर में दीप्ति मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कान अब हमेशा के लिए खो गई थी। ये सोचकर रंजीत जी ने एक गहरी सांस ली और किसी को कॉल किया। सब तैयारी हो चुकी है? रंजीत जी ने गंभीर आवाज में पूछा। तो फोन की दूसरी तरफ से एक आवाज आई, हाँ, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। रंजीत जी ने फोन काट दिया और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगे। अब समय आ गया है विवेक, मैं तुम्हें तुम्हारे ही खेल में मात दूंगा। रंजीत जी की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उन्होंने अपनी बेटी की तस्वीर को आखिरी बार देखा और धीरे से कहा, दीप्ति, तुम्हारी मौत का बदला मैं जरूर लूंगा। आहूजा बिला, चांदनी, माधुरी और निखिल काव्यांश के साथ हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। माहौल हल्का और हंसी मजाक से भरा हुआ था। तभी माधुरी ने पूछा, तो निखिल, तुम्हारा शो कब है? भाभी, इसी हफ्ते है, बस उसी में लगा हुआ हूँ। निखिल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। तो चांदनी ने एक्साइटेड होकर कहा, भाई मैं भी चलूंगी। उसकी चमकती आंखों को देखकर निखिल भी मुस्कुरा दिया। हाँ बिल्कुल, तुम तो स्पेशल गेस्ट हो। निखिल की बात पर चांदनी हंसने लगी। निखिल ने अपना लैपटॉप ओपन किया और शो की डिटेल्स बताने लगा। तभी चांदनी की नज़र स्क्रीन पर आई, कुछ डांस से जुड़ी तस्वीरों पर पड़ी। उसे देखकर वो अचानक बोल पड़ी, भाई, ये सही नहीं है। क्या? निखिल ने हैरानी से उसकी ओर देखा, तो चांदनी ने थोड़ा झिझकते हुए कहा,
क्लासिकल डांस में ये मुद्रा ऐसे नहीं होती। ये देखो। उसने अपने हाथों से सही स्टेप्स दिखाते हुए समझाया। निखिल ने चौंकते हुए कहा, वाह, तुम्हें क्लासिकल डांस की इतनी नॉलेज है? तो माधुरी ने भी हैरानी से पूछा, मैं भी यही पूछने वाली थी, तुम्हें ये सब कैसे पता? चांदनी ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, मैंने बचपन में डांस सीखा था। फिर निखिल को देखकर बोली, भाई, आपको मैंने बताया था, याद है? निखिल ने याद करते हुए सिर हिलाया। हाँ, अब याद आया। फिर एक पल के लिए उसने कुछ सोचा और एक्साइटेड होकर बोला, चांदनी, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मदद? कैसी मदद भाई? चांदनी ने सवालिया नजरों से उसे देखा तो विवेक ने कहा, अभी मेरा एक फोटो शूट होने वाला है जिसमें क्लासिकल डांस थीम है। क्या तुम वहाँ फीमेल मॉडल्स को कुछ स्टेप सिखा सकती हो? चांदनी का चेहरा एक पल के लिए घबरा गया। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, भाई, मैं कैसे? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। माधुरी ने तुरंत चांदनी की तरफ देखा और प्यार से कहा, चांदनी, इसमें डरने की क्या बात है? तुम्हें इसकी नॉलेज है और मुझे पूरा यकीन है तुम इसे कर सकती हो। माधुरी के समझाने पर चांदनी की आंखें चमकने लगीं तो उसने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। उसकी बात पर निखिल के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल गई। तभी चांदनी बोली, लेकिन मुझे पहले एक बार उनसे तो पूछना पड़ेगा। उसकी बात पर निखिल ने समझाते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यह सुनकर चांदनी मुस्कुरा उठी। कुछ देर में निखिल मीटिंग के लिए चला गया। माधुरी और चांदनी अभी भी हॉल में बैठी बातें कर रही थी कि चांदनी बोली, भाभी, मैंने भाई को तो हाँ बोल दिया, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है। हो मेरी भोली देवरानी, तुम भी ना इतना परेशान मत हुआ करो। बस तुम्हें उन मॉडल्स को कुछ स्टेप ही तो बताने हैं। माधुरी ने समझाया, फिर उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। आज शाम को इनसे भी पूछ लूंगी। पता नहीं है क्या कहेंगे। चांदनी की बात पर माधुरी ने कहा, देवर जी भी खुश होंगे। इस बात पर चांदनी मुस्कुराने लगी। जहाँ विला में हंसी खुशी का माहौल है, वहीं आहूजा इंडस्ट्रीज में कुछ तो होने वाला है। आहूजा इंडस्ट्रीज। विवेक अपने केबिन में कुछ काम कर रहा है कि अचानक डोर नॉक हुआ और रजत तेजी से केबिन में आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। सर, आपको कुछ जरूरी बताना है, रजत ने तेज सांसों के बीच घबराते हुए कहा। विवेक ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें अब भी लैपटॉप स्क्रीन से चिपकी हुई थीं। लेकिन जैसी उसने रजत की हालत देखी, उसकी भौहें हल्की सी चढ़ गईं। क्या हुआ है रजत? इतना परेशान क्यों हो? विवेक की आवाज में हल्की सख्ती थी, लेकिन कंट्रोल टोन में पूछा। रजत के हाव भाव देखकर विवेक समझ रहा है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो रजत से कुछ पूछता कि उसी ने जल्दीबाजी में कहा, सर, हमारा न्यू प्रोजेक्ट, उसकी डिटेल्स लीक हो गई है। एक पल के लिए कमरे में मौन सा सन्नाटा छा गया। विवेक के चेहरे पर हल्की शौक की झलक थी। फिर उसकी आंखों में गुस्से की चमक बढ़ गई। व्हाट द हेल? उसकी आवाज अचानक सख्त हो गई। ये कैसे हो सकता है? रजत ने कांपते हुए सफाई दी, सर, इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ आपको और कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही पता थी, लेकिन फिर भी सम हाउ ये बाहर लीक हो गई। विवेक की नजरें पूरी तरह बदल चुकी थीं। वो तेजी से अपनी कुर्सी से उठा और डेस्क पर जोर से हाथ मारा। हु द हेल डेयर टू डू दिस? उसकी गहरी आवाज कमरे में गूंजने लगी। किसने ये हिम्मत की हमारे खिलाफ ये सब करने की? रजत ने डरते हुए कहा, सर, अभी हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे लीक हुई। शायद किसी ने हैक। रजत की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि विवेक ने उसे काटते हुए कहा, जस्ट शट अप। उसकी आंखों में अब गुस्से की लपटें साफ नजर आने लगीं। विवेक ने कमरे में इधर उधर चक्कर काटना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो चुकी थीं। अगर ये प्रोजेक्ट किसी के हाथ लग गया, आई विल नॉट टॉलरेट दिस। कोई भी हमारे साथ ऐसे नहीं खेल सकता, उसने लगभग चीखते हुए कहा। रजत ने कांपते हुए कहा, सर, हमारी टीम इसे ट्रैक कर रही है। जल्द ही कुछ पता चल जाएगा। मुझे 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए, और अगर उस वक्त तक पता नहीं चला कि किसने यह सब किया है, तो एवरी वन विल पे द प्राइस। विवेक ने रजत की तरफ देखते हुए कहा। विवेक की आंखों में नफरत और गुस्से की चिंगारियां चमक रही थीं। उसकी आवाज इतनी खतरनाक थी कि रजत के पैर कांपने लगे। नाउ लीव, और मुझे तुरंत अपडेट चाहिए, विवेक ने गुस्से से कहा। तो रजत फौरन केबिन के बाहर निकल गया। विवेक गुस्से में अपनी मुट्ठियां पीछे खड़ा था। वो इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जिसने भी ये चाल चली है, उसे इसकी कीमत चुकानी होगी, बहुत भारी कीमत। उसने मन में कहा।
विवेक ने तुरंत किसी को कॉल लगाया। आई वांट एवरीबॉडी इन मीटिंग रूम राइट नाउ, उसने सख्त टोन में कहा। कुछ ही मिनटों में सतीश समेत सभी मेंबर्स उसके सामने थे। अब तक सबको इस बात में पता चल चुका था कि प्रोजेक्ट डिटेल्स लीक हुई है। विवेक ने कड़ी नजरों से सबको देखा और गुस्से से कहा, मुझे इस लीक का सोर्स चाहिए और प्रोजेक्ट की हर डिटेल सिर्फ आप लोगों को पता थी और फिर भी ये बाहर गई। फाइंड आउट हाउ एंड हु डिड दिस। सामने बैठे सभी लोगों ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो विवेक ने वार्निंग टोन में कहा, 24 घंटे। अगर तब तक ये पता नहीं चला कि ये किसका काम है तो आप सबके लिए भी चीजें आसान नहीं रहेंगी। गॉट इट। वहां बैठे मेंबर्स में से कोई कुछ कहता कि विवेक अपनी चेयर से उठते हुए बोला, मीटिंग इज ओवर। इतना कहकर विवेक वहां से बाहर चला गया। विकास जी के केबिन में सतीश और विवेक दोनों विकास जी के सामने बैठे थे और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं। माहौल काफी सीरियस था और सभी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजने की कोशिश कर रहे थे। विवेक अपने माथे पर उंगलियां रगड़ते हुए कुछ सोच रहा था कि तभी उसको एक कॉल आया। यह किसी अनजान नंबर से था। उसने कॉल रिसीव किया और दूसरी तरफ से एक ठंडी और अनजानी सी आवाज आई। कैसा लगा मेरा सरप्राइज विवेक? विवेक की आंखों में गुस्से की चमक देखी जा सकती थी। उसने ठंडे और सख्त स्वर में जवाब दिया, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। बस इतना समझ लो, मुझे छेड़कर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। दूसरी तरफ से किसी की खतरनाक हंसी सुनाई दी। ये तो बस शुरुआत है। देखता हूँ तुम इस तूफान से कैसे बाहर निकलते हो। खेल तुमने शुरू किया है, लेकिन याद रखना, इसे खत्म मैं ही करूंगा। इतना बोलकर विवेक ने फोन बंद कर दिया और उसकी आंखों में गुस्से की आग और भी ज्यादा भड़क उठी। विकास जी ने विवेक की ओर देखा। उनकी आंखों में चिंता की झलक थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया था कि यह रंजीत का काम है। शाम के वक्त विकास जी और सतीश विला पहुंच चुके थे। दोनों के चेहरे पर गहरी परेशानी की झलक थी। पापा, कुछ हुआ है क्या? चांदनी ने चिंता भरे स्वर में पूछा। तो विकास जी ने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं बेटा, सब ठीक है। उनकी बात सुनकर चांदनी ने थोड़ी राहत की सांस ली और मुस्कुराई। विवेक अब तक नहीं आया था और चांदनी समझ गई थी कि वो देर से आएगा। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन चांदनी वहीं बैठी उसका इंतजार करती रही। अब चांदनी को हल्की झपकियां आने लगी थी। वो बार बार घड़ी की ओर देख रही थी, मुंह बना रही थी, क्योंकि उसे भूख लग रही थी और विवेक अब तक नहीं आया था। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। चांदनी ने सामने देखा तो विवेक तेजी से चलता हुआ अंदर आ रहा था। चांदनी उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन वो बिना उसे देखे सीधा अपने कमरे में चला गया। मैं यहाँ इंतजार कर रही हूँ और ये बिना कुछ कहे चले गए। चांदनी ने मुंह बनाते हुए खुद से कहा और फिर हल्का सा मुस्कुराई। उसने जल्दी से खाना गर्म किया और अपने कमरे में आ गई, लेकिन देखा विवेक वहां नहीं था। चांदनी ने देखा कि विवेक बालकनी में है, तो वो भी वहीं चली गई और उसके पास जाकर बोली, चलिए खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है, विवेक ने बेरुखी से कहा। उसकी बात पर चांदनी ने मस्ती में जवाब दिया, ऐसे कैसे भूख नहीं है? मैंने भी तो नहीं खाया। चलिए ना, साथ में खाते हैं। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है, विवेक ने अब गुस्से से कहा। इस बात पर चांदनी बोली, ये क्या बात हुई भला? एक तो आप लेट आए, ऊपर से मुझ पर ही नाराज हो रहे हो। विवेक ने चांदनी को घूरते हुए देखा, लेकिन चांदनी फिर भी मस्ती से बोली, क्यों इतना नाराज हो? खाना खा लीजिए, उसके बाद आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। पर विवेक ने फिर से कुछ नहीं कहा। चांदनी जिद करते हुए बोली, चलो ना, मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है। आज निखिल भाई ने क्या कहा है पता है? इतना कहकर उसने विवेक का हाथ पकड़ने की कोशिश की। विवेक ने चांदनी का हाथ झटकते हुए उसे कंधों से जोर से पकड़ा और गुस्से से कहा, क्या क्या बात करनी है तुम्हें? ये कि कैसे तुम सबने फालतू की बातों में टाइम वेस्ट किया। निखिल ने यह कहा, भाभी ने वो कहा, इसके अलावा कुछ समझ आता है तुम्हें? विवेक के इस बर्ताव से चांदनी एकदम चौंक गई। उसकी आंखों में हैरानी और गहरी चोट साफ झलक रही थी। जाओ यहाँ से, विवेक ने मुंह फेरते हुए गुस्से में कहा। चांदनी ने एक पल के लिए उसे चुपचाप देखा, फिर धीरे से बोली, लेकिन खाना? विवेक ने रेलिंग पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में कहा, कहा ना भूख नहीं है, कितनी बार कहूँ? चांदनी की आंखों में आंसू आ गए और उसने हल्की आवाज में कहा, सॉरी। इतना कहकर वो भागती हुई अंदर चली गई और बैठ के एक कोने में जाकर लेट गई। अभी अभी जो हुआ था उसे सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो सुबकने लगी। कुछ देर बाद जब विवेक कमरे में आया
तो उसने बेड के कोने में दुबकी चांदनी को देखा और उसे अपनी कुछ देर पहले की हरकत याद आई। फिर उसने टेबल पर रखी प्लेट्स को देखा और अपने माथे पर उंगलियां रगड़ते हुए खुद से कहा, मैंने ये क्या कर दिया? मैंने अपना सारा गुस्सा इस पर निकाल दिया। विवेक ने एक गहरी सांस ली और फ्रेश होकर चांदनी की बगल में लेट गया। उसने चांदनी को अपनी तरफ पलटा और उसके गाल पर हाथ फेरते हुए बोला, सॉरी जान, मैंने तुम्हें हर्ट किया। और चांदनी को सीने से लगाकर वो सो गया। अगले दिन सुबह चांदनी रोज की तरह उठी तो विवेक कमरे में नहीं था। उसने बालकनी की तरफ देखा, लेकिन वहां का दरवाजा बंद था। फिर उसे कल रात की बातें याद आ गईं और विवेक का उस पर गुस्सा करना भी। आज तो मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली, चांदनी ने खुद से कहा और फिर उठकर बाथरूम चली गई। कुछ देर में वो बाहर आई तो देखा विवेक उसके सामने खड़ा था और उसके हाथ में एक ट्रे थी। चांदनी कभी विवेक को तो कभी उस ट्रे को बड़ी हैरानी से देख रही थी। विवेक ने बड़े प्यार से कहा, गुड मॉर्निंग। उसकी बात पर चांदनी ने उससे बिना बीस किए सीधे पूछा, ये सब क्या है? मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ, विवेक ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा। चांदनी मुंह बनाते बोली, मुझे नहीं चाहिए, वापस लेकर जाइए। इतना कहकर वो मिरर के पास जाकर तैयार होने लगी। विवेक उसके पीछे गया और थोड़ा नजदीक आकर बोला, सॉरी, मैं कल थोड़ा परेशान था। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप परेशान थे तो इसका मतलब बेवजह मुझे डांटते रहेंगे? चांदनी गुस्से में बोल रही थी और साथ ही अपनी साड़ी का पल्ला ठीक कर रही थी। लेकिन विवेक की नज़र तो चांदनी की पतली कमर पर टिकी हुई थी। चांदनी जो अपनी बातों में इतना मशगूल थी, उसने मिरर के थ्रू देखा तो पाया कि विवेक की नजरें इस वक्त कहाँ पर है। ये क्या कर रहे हैं आप? चांदनी ने गुस्से से कहा तो विवेक के चेहरे पर एक सातिर मुस्कान आ गई। चांदनी तुरंत पलटी और विवेक को धक्का देकर जाने लगी कि तभी विवेक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी ओर झुकते हुए वो बोला, देखो मान जाओ, वरना वरना क्या करोगे आप? चांदनी ने उसकी बात काटते हुए कहा तो विवेक ने धीरे से कहा, तुम जानती हो मैं क्या करूँगा। उसके शब्दों में हल्की मस्ती और रोमांस था। चांदनी ने भी जवाब में धीमे से कहा, कल की तरह गुस्सा करोगे? और क्या आता है आपको? जब देखो मेरा दिल दुखाते रहते हो। उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और नाराज़गी ज़्यादा थी। विवेक ने उसके गालों पर हाथ रखते हुए प्यार से कहा, सॉरी। फिर वो थोड़ा दूर हुआ और सोफे पर जाकर बैठ गया। उसने चांदनी को भी इशारा किया तो वो भी मुंह बनाते हुए उसके पास बैठ गई, क्योंकि चांदनी भी तो विवेक से ज़्यादा देर नाराज नहीं रह सकती थी। विवेक ने ट्रे से चाय का कप उठाकर उसे दिया और बोला, ये चाय मैंने बनाई थी, स्पेशली तुम्हारे लिए। क्या आप फिर से किचन में गए थे? चांदनी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है? तुम्हें लगता है कि मैं चाय नहीं बना सकता? विवेक ने मजाक में कहा। चांदनी ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, वो मेरा मतलब। उसे डर था कि विवेक ने किचन में कुछ ना बिगाड़ दिया हो। विवेक ने चाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो जल्दी से बताओ, चाय कैसी बनी है? आज पहली बार बनाई है। यह सुनकर चांदनी पहले तो हैरान हुई, फिर जैसे ही उसने चाय का घूंट लिया, उसकी आंखें बंद हो गईं। कैसी है? विवेक ने बड़ी उम्मीद से पूछा। यह देखकर चांदनी धीरे से बोली, अच्छी है। अपनी तारीफ सुनकर विवेक तो फूले नहीं समा रहा था और खुश होकर बोला, देखा, तुम्हारा हस्बैंड किचन में भी कमाल कर सकता है। चांदनी ने हिचकिचाते हुए कहा, वो तो है, लेकिन मनी मन वो जानती थी कि चाय बहुत कड़वी थी, क्योंकि विवेक उसमें चीनी डालना भूल गया था। अब जल्दी से थैंक यू बोल दो और मुझे ऑफिस जाना है, विवेक अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए शरारत से बोला। उसकी बात पर चांदनी की मुस्कान अचानक गायब हो गई, क्योंकि वो समझ गई कि विवेक उसे गाल पर किस करने को बोल रहा है। आपको कोई थैंक यू नहीं मिलेगा, चांदनी ने थोड़ी नाराजगी से कहा। क्यों? मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है, इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए, विवेक ने उसे छेड़ते हुए कहा। चांदनी अब और ज्यादा नाराज होकर बोली, इस बेकार सी चाय के लिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, समझ गए? इतना कहकर वो जल्दी से नीचे चली गई। विवेक ने खुद से कहा, एक तो मैंने इसके लिए चाय बनाई और यह है कि मेरी इंसल्ट करके चली गई। आखिर क्या बुराई है मेरी चाय में? फिर उसने चाय का एक सिप लिया। अगले पल उसने चाय को कप में वापस उगलते हुए कहा, चांदनी सही थी, ऐसी चाय के लिए सच में कुछ नहीं मिलेगा। डाइनिंग टेबल पर सभी लोग मस्ती में खाना खा रहे थे, लेकिन विवेक की नजरें लगातार चांदनी पर थी। वही चांदनी उसकी तरफ देखे बिना ही माधुरी के साथ बातें कर रही थी और विवेक को नज़रअंदाज करके उसके मजे ले रही थी। विवेक ने अचानक कहा, भाभी, क्या भाई ने आपके लिए कभी कुछ स्पेशल बनाया है? कभी किचन में कदम रखा है?
तो माधुरी हैरानी से विवेक को देखने लगी। लेकिन चांदनी को तुरंत समझ आ गया कि विवेक ये सब उसे चिढ़ाने के लिए कह रहा है। माधुरी हंसते हुए बोली, ये एक बार मेरे लिए पानी लाए थे, बस। और वह ठहाका मारकर हंसने लगी। सतीश ने चिढ़ते हुए कहा, हद है यार, रूम में पहले से पानी रखा था, लेकिन मैडम को गर्म पानी पीना था। माधुरी ने गुस्से में कहा, अच्छा तो आपने क्या किया? क्या पानी बॉयल करके लाए? सतीश मुस्कुराते हुए बोला, गर्म पानी मतलब वही होता है। उसकी नोकझोंक सुनकर विवेक ने चांदनी की तरफ देखते हुए कहा, देखा मैं कितना अच्छा हस्बैंड हूँ। चांदनी ने चेहरे पर मजाकिया अंदाज लाते हुए कहा, जरा बताइए कैसे अच्छे हैं आप? विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई थी। इतना सुनते ही सब चौंक उठे और बोले, क्या आज फिर से? गायत्री जी तुरंत बोली, तभी तो आज ब्रेकफास्ट लेट हुआ। उनकी इस बात पर चांदनी समेत सभी लोग जोर से हंस पड़े। बच्चों की मस्ती देखकर विकास जी ने मजाक में कहा, तुम सबका पता नहीं, लेकिन मैंने तो तुम्हारी माँ के लिए खाना भी बनाया है और प्यार से खिलाया भी है। इस पर गायत्री जी हंसने लगी और उन्हें देखकर बाकी सभी मुस्कुरा उठे। फिर दोनों वहां से चले गए। माधुरी चांदनी को छेड़ते हुए बोली, तो मेरी भोली देवरानी, कैसी थी देवर जी की स्पेशल चाय? इस बार विवेक बड़ी उम्मीद से चांदनी की ओर देखने लगा। इसमें सोचने की क्या बात है, चाय अच्छी थी, बताओ सबको, विवेक ने कहा। चांदनी विवेक को घूरते हुए बोली, नहीं अच्छी नहीं थी, बिल्कुल आपकी तरह। इतना कहकर वो उठी और सीधे अपने कमरे में चली गई। विवेक ने अपना सिर पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, लगता है आज ये नहीं मानेगी। इस पर माधुरी और सतीश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भाई दीज गर्ल्स, विवेक ने सतीश से कहा। तो माधुरी तपाक से बोली, देवर जी मेरी देवरानी के लिए कुछ मत कहना। मुझे पता है कि हमेशा की तरह इस बार भी गलती आपकी ही होगी। माधुरी की बात सुनकर विवेक हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर थोड़ी देर बाद सब अपने अपने काम के लिए निकल गए। दिन के वक्त चांदनी अपने कमरे में क्लोजेट में कुछ कपड़े सेट कर रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने देखा यह निखिल का कॉल था और वो खुद से बोली, हे भगवान, मैं इनसे पूछना तो भूल ही गई। अब मैं भाई को क्या कहूँ? चांदनी अपनी सोच में थी और उसका फ़ोन लगातार रिंग हो रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो निखिल बोला, जल्दी बाहर आओ, मैं वेट कर रहा हूँ, आज फ़ोटो शूट है। निखिल की बात पर चांदनी ने हाँ कहा और तुरंत रेडी होकर माधुरी के कमरे में उसे बताने गई कि वो निखिल के साथ जा रही है। वो बाहर आई जहाँ निखिल कार में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो भी कार में बैठी और फिर वो दोनों वहां से चले गए। करीब 1 घंटे बाद चांदनी और निखिल एक नई लोकेशन पर पहुंचे। अंदर जाते ही चांदनी ने देखा कि वहाँ काफी लोग मौजूद थे और एक फोटोग्राफर फीमेल मॉडल से कुछ बातचीत कर रहा था। माहौल व्यस्त और प्रोफेशनल था। निखिल सीधे फोटोग्राफर के पास गया और जल्दी सेटअप तैयार हो गया। उसने चांदनी की तरफ मुड़ते हुए कहा, चांदनी फोटोग्राफर जैसे जैसे कहेगा वैसे ही तुम्हें इन मॉडल्स को गाइड करना है। चांदनी ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जब निखिल जाने लगा तो उसने थोड़ा घबराते हुए कहा, भाई आप कहाँ जा रहे हो? आप भी यहीं रहो। निखिल ने उसे समझाते हुए आराम से कहा, डरने की कोई बात नहीं है, मैं यहीं उस फ्लोर पर हूँ और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे तुरंत कॉल कर देना। ठीक है। हालांकि निखिल की बातों से उसे कुछ राहत मिली, फिर भी चांदनी थोड़ी घबराई हुई थी। जैसे निखिल ऊपर चला गया, फोटोग्राफर चांदनी के पास आकर बोला, मैम आप बताएं कैसे शुरू करें? इसके तुरंत बाद मॉडल्स भी वहां आ गईं, लेकिन उनके कपड़े देखकर चांदनी चौंक गई। भले ही वे इंडियन वियर पहने हुई थी, लेकिन वे कपड़े चांदनी को कुछ सही नहीं लगे। चांदनी ने फोटोग्राफर से धीरे से कहा, क्या ये सब यही कपड़े पहनेंगी? तो फोटोग्राफर ने जवाब दिया, हाँ कोई प्रॉब्लम है? चांदनी ने आराम से कहा, यह कपड़े कुछ छोटे नहीं हैं, हमारा थीम ट्रेडिशनल है, तो कपड़े भी उसी हिसाब से होने चाहिए। फोटोग्राफर ने चांदनी की बात समझी और सहमति जताई। उसने चांदनी से कहा, ठीक है, आप मॉडल्स के लिए कपड़े चुन लो। कुछ ही मिनटों में सभी मॉडल ट्रेडिशनल कपड़ों में तैयार थीं। अब चांदनी ने एक तरफ खड़े होकर मॉडल्स को स्टेप सिखाना शुरू किया और मॉडल्स उसे फॉलो करने लगीं। चांदनी इतनी मगन हो गई कि उस फोटोग्राफर ने उसकी कुछ तस्वीरें भी खींच लीं, जिनका उसे ध्यान ही नहीं रहा। करीब 3 घंटे बाद शूट पूरा हो गया। सभी मॉडल्स चांदनी से बेहद खुश थीं, क्योंकि उसने उन्हें बड़े अच्छे से गाइड किया था। दूसरी तरफ आहूजा इंडस्ट्रीज, विकास जी, सतीश और विवेक तीनों मीटिंग रूम में बैठे थे। कमरे में एक सन्नाटा था, लेकिन टेबल पर रखी फाइलें और प्रोजेक्शन स्क्रीन से साफ जाहिर था कि एक बड़ी डिस्कशन चल रही है। सभी की निगाहें अब उस प्रोजेक्ट लीक के इंसिडेंट्स पर फोकस थीं।
जिसके पीछे रंजीत और उसके साथियों का हाथ था। विवेक ने एक फाइल उठाकर विकास जी को दी। डैड, इसमें उसकी हर चाल की डिटेल्स है। उसने जो भी किया अब हमारे सामने है। विकास जी ने फाइल को गौर से पढ़ते हुए पूछा, अब क्या करना है? क्या तुम दोनों ने कोई फाइनल प्लान तैयार किया है? विवेक ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कहा, डैड, रंजीत सोच रहा है कि वो हमें धोखा देकर जीत सकता है, पर असल में उसके हर कदम से हम 2 कदम आगे हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा कि कब उसकी नींव ही हिल जाएगी। इस बार वो मात खाएगा, और बुरी तरह। सतीश जो चुपचाप बैठा था, उसे एक कॉल आया। उसने फ़ोन उठाते ही कहा, क्या अपडेट है? दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। सतीश ने हल्का सा सिर हिलाया। ठीक है। फ़ोन काटकर उसने विकास जी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान दी, मानो उसे भरोसा था कि अब जीत उनके हाथ में है। विवेक ने अब और गहरी आवाज़ में कहा, डैड, अब ये खेल मेरे हिसाब से चलेगा। जो भी चालें उसने चली वो सब उसकी हार का कारण बनेंगी। ये कहते हुए विवेक की आंखों में एक आग नजर आ रही थी, जो अपने दुश्मनों को मात देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। विकास जी ने सीरियस होकर कहा, लेकिन हमें यह ध्यान रखना होगा कि हर कदम सही हो। रंजीत बहुत चालाक इंसान है। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, डैड, इस बार हमने हर एंगल से उसे घेर रखा है। हमारी टीम उसके हर मूवमेंट पर नज़र रख रही है। इतने में सतीश ने एक प्रोजेक्टर चालू किया और स्क्रीन पर रंजीत की कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स और मैसेज दिखाई देने लगे। हमने उसके ट्रांजैक्शन और अंडरहैंड डील्स का रिकॉर्ड तैयार कर लिया है, सतीश ने कहा तो विकास जी ने सहमति में सिर हिलाया। विवेक ने आगे कहा, बस डैड, मैं और भाई सब संभाल लेंगे। अगले कुछ घंटों में रंजीत को अपनी हार का एहसास होने लगेगा। अब बस आप इंतजार करो और देखो कैसे रंजीत अपनी बर्बादी की कहानी खुद लिखेगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।